जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवा ही आने वाले वक्त का भविष्य तय करेंगे, भारत को एक नई दिशा देंगे, ये हमें भरोसा भी है। तो आज आपसे एक अच्छी बातचीत होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सियासत को लेकिन आप अलग नहीं रख सकते। नहीं, बिल्कुल जोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि आपने ये कहा कि एक लाइन जो है वो आप चाहे फिल्म्स हो, फिल्म फ्रेटर्निटी हो, शायर हो, इसमें भी देखिए एक पॉलिटिकल लाइन आ गई और एक डिवीजन आ गया। अब लोग बिल्कुल तय कर लेते हैं कि नहीं साहब हमको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर का विरोध करना है। ये कहां तक जायज है? नहीं, ये परंपरा डाली किसने? फिल्म रिलीज होने से पहले बॉयकॉट का ट्रेंड कौन चला रहा है और उन ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कौन कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा ना। फिल्मी कलाकारों को बुला करके उनका राजनीतिक इस्तेमाल कौन कर रहा है? इससे पहले भी देश में फिल्में बनती थी, बॉलीवुड है ही, उसकी एक पुरानी परंपरा है, लेकिन फिल्मों का राजनीतिकरण किया किसने? इसके जिम्मेदार कौन है? ये तो आप भी जानते हैं, देश जानता है। फिल्में अपने मिजाज की, जिस देश में अपनी पसंद की फिल्में सरकार टैक्स फ्री कर रही है और कफन पर जीएसटी लगा रही है, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। हो रहा है ना, अपने पसंद की फिल्में टैक्स फ्री की जा रही हैं और कफन पे जीएसटी लग रही है। दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, रबर, पेंसिल तक पे जीएसटी लग रही है। तो ये कौन कर रहा है? देखिए, सरकार कह रही है कि साहब सबका विकास होगा, हम सबके साथ हैं और सबका विश्वास लेकर चलना चाहते हैं, कोई अलग नहीं है, हमारे नजरिए में सब एक है। 3 दिन से देख रहा हूं शिवराज सिंह चौहान जी का कौन सा विकास हुआ बेचारे का? विकास तो मोहन यादव जी का हुआ। वो तो एक प्रणाली है, वो एक राजनीतिक दल है जिसको चाहिए। देखिए, प्रणाली है, विधायक दल नेता चुनता है, लेकिन इतने वरिष्ठ नेता जो सेकंड लाइन लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व उसे समाप्त कर रहा है, ये हम तीनों राज्यों में देख रहे हैं ना। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं, लेकिन हमारी सहानुभूति है शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी, रमन सिंह जी के साथ भी, और वसुंधरा जी को ही हाथ में पर्ची दे दी गई कि आप अनाउंस करिए। मतलब मेहनत कोई और करे, पद किसी और को जा रहा है। हालांकि वो दूसरा दल है, मुझे उस पर टिप्पणी करने का कोई मेरा मन नहीं है, लेकिन ये हो तो रहा है ना, सबका साथ सबका विकास। आप जिस संदर्भ में कह रहे थे, मैं उसे दूसरे संदर्भ में कह रहा हूँ। बेचारे मेहनत किया शिवराज सिंह चौहान ने, लाडली बहनाओं का अब क्या होगा? लाडली बहना उनसे लिपट के रो रही है, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास? क्योंकि आपने ये जो 5 राज्य थे, इसमें आपने भी धुआंधार प्रचार किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीती है, बाकी 4 जगह अप्रूटेड है। जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में नहीं थे। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी लोग कह रहे थे, मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में आपके पास एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद भी सरकार नहीं आई। राजस्थान एक रिवाज है एक बार का, तो उसको मैं डिस्काउंट करता हूँ। क्या 3 वजह थी जो कांग्रेस पार में वापस नहीं आ पाई? सबसे पहली बात कि रिजल्ट से पहले, एग्जिट पोल के बाद से जिस तरह का एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, या 3 राज्य जैसे बुरी तरह, मैं इस हार को बहुत बुरी हार नहीं मानता। 2%, 1.5% वोट का डिफरेंस है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश यकीनन हमारे लिए सरप्राइजिंग रहा, लेकिन यह कहना कि हमारे नेताओं से कोई चूक हो गई, मैं ये मानता हूं कि रणनीति में थोड़ी चूक हुई होगी, बूथ पर कोई चूक हुई होगी। जनता हमें वोट देना चाहती थी। राजस्थान का जो रिवाज था वो यही था कि बुरी हार होती थी। हाँ। लेकिन अशोक गहलोत जी की राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी वो इतनी शानदार थी कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में किसी भी राज्य में कोई विरोधी भी आकर के कह दे कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना गरीबों के लिए पूरे देश में कोई है, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। 25 लाख रुपए का फ्री इलाज किसी भी व्यक्ति को, और उसे हमने घोषणा पत्र में आखिरी दिनों में कहा कि इसे 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख करेंगे। तो यह आसान योजना नहीं थी। हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की, उसमें सफल रही। हम ये मानते हैं कि थोड़ी सी रणनीतिक चूक रही हमारी, लेकिन तेलंगाना जैसा राज्य हमने जीता जो हमारे पास कभी नहीं था। हमने तेलंगाना बनाया था, तेलंगाना को सजाने संवारने का सपना हमारा था। हमने बहुत शानदार तरीके से वहां जीत दर्ज की। वहां बीआरएस हारी, भाजपा हारी, दोनों मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी हारे। ऐसे में हम इस चुनाव के नतीजों से थोड़े से कहीं ना कहीं हल्के से हमें चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल जैसा था, लेकिन सेमीफाइनल में हम अच्छा लड़े हैं, हम इससे इनकार नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी वोट का प्रतिशत बहुत कम रह गया। और ये जो 3 राज्यों के रिजल्ट हैं, आप पिछली बार ये तीनों राज्य हम जीते थे
और यहां पे लोकसभा में हमने सिर्फ 3 सीटें जीती, तो हम इस रिजल्ट को अगर पलट करके वापस ला पाए 2024 में, तो मैं ये मानूंगा कि रिवाज फिर बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, क्योंकि बीच में आपने पोलराइजेशन शब्द का प्रयोग किया। बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। वो दानिश अली को मंत्री, दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाएं, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा भेजें, एमजे अकबर को राज्यसभा भेजें, वो सैयद जफर इस्लाम को भारतीय जनता पार्टी वाले राज्यसभा भेजें, तारिक मंसूर को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वीसी रहते उठा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएं और एमएलसी बनाएं, तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। तब तो ये कहेंगे कि ये सबका साथ सबका विकास है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के बरक्स कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को टिकट दे दे लोकसभा का, राज्यसभा का, तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण। इस देश के किसी भी समाज को राजनीतिक तौर पे प्रतिनिधित्व देना तुष्टीकरण कैसे हो गया? मुझे ये सवाल पूछना है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मुझे तो हैरत होती है कि ये जो शब्द भारतीय जनता पार्टी ने ईजाद किया है, तो क्या मतलब राजनीतिक भागीदारी की बात करना तुष्टीकरण है? ये तो मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है। फिर तो आप जब किंग मोहम्मद सलमान को बुला करके, या फिर कतर के बादशाह को बुला करके, ईरान के बादशाह को बुला करके गले से लगते हैं, तो ये कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण है? क्यों मिलते हैं आप? अगर आपको मुस्लिम शब्द से, गृह मंत्री जी तेलंगाना में खड़े होकर कहते हैं कि हम 4% मुस्लिमों का जो रिजर्वेशन है उसे समाप्त कर देंगे, ये एक गृह मंत्री की भाषा होनी चाहिए। आप एक समाज के प्रति, एक धार्मिक समाज जो इस देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के बनने संवारने सब में अपना बराबर का योगदान किया है, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। आप कैसे अलग कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने की राजनीति में किसी एक समाज को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो उनका ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये कोरा है, ये झूठा है, ये बकवास है। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की आपने बात करी, आप देखिए जो ये स्टेट्स थे, कोई भी स्टेट लीडर को बीजेपी ने सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, जबकि सिटिंग शिवराज सिंह चौहान थे, रमन सिंह वहाँ पहले थे, वसुंधरा राजे थे, और बीजेपी ने कहा कि साहब हम नरेंद्र मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी खूब प्रचार किया। जब वोट आया तो बीजेपी ने कहा कि ये साहब मोदी की गारंटी है और ये वोट नरेंद्र मोदी का है राज्यों में। देखिए, सामने युवा बैठे हैं, छात्र बैठे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, सब हो सकता है अलग अलग राजनीतिक दल को मानने वाले, विचारधारा को मानने वाले लोग हों। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान में खड़े होकर के 450 रुपए के गैस सिलेंडर की गारंटी देते हैं। मुझे देश बताए कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, वहां 450 का दे दीजिए ना। गुजरात में तो सरकार है, वहां 450 का दे दीजिए ना। असम में सरकार है, वहां 450 का गैस सिलेंडर दे दीजिए। और आप तो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश पे आपकी सरकार है ना, पूरे देश में आज से 450 का लागू कर दीजिए ना। ये झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? ये गुमराह देश को क्यों कर रहे हैं? चूंकि कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए का राजस्थान में गैस सिलेंडर दिया, इसलिए मजबूर होकर के आपको यह कहना पड़ा कि हम राजस्थान में 450 का, तेलंगाना में हम गैस सिलेंडर 450 का देंगे। ये जो शब्दों का जाल बुनते हैं प्रधानमंत्री जी, दरअसल वो झूठ होता है। देश को मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत 2014 में जब की, तो उन्होंने 3 बड़े नारे दिए। पहला नारा दिया उन्होंने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे को तथ्यात्मक तौर पे जरा आप जांच लीजिए तो आप ये पाएंगे कि सरसों का तेल जो 70 रुपए किलो था वो 200 रुपए के पार हो गया प्रेजेंट टाइम में। आटा, दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी क्या नहीं महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था, 100 रुपए के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 1200 रुपए तक का बिका। यह पहला नारा था। दूसरा नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम जहां बैठे हैं यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पे पुलिस के जरिए घसीटी गई। हमने देखा या नहीं देखा? हमने देखा। यह इस नारे की सच्चाई है। इससे थोड़ा सा आगे जाइए, लखनऊ में उन्नाव की जेल में आज भी भाजपा का एक विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। और कल ही सोनभद्र में
भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार के आरोप में कल ही उसको सजा का ऐलान हुआ है, सजा कल सुनाई जाएगी, जेल भेज दिया गया। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो कठुआ में बलात्कारी के समर्थन में नारे लगाती है और यात्रा निकालती है। यह है दूसरी नारे की सच्चाई। इधर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के महिला सुरक्षा, महिला बचाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भाषण देते हैं, और उधर गुजरात में बिल्किस बानो के जघन्य आरोपी बलात्कार के वो रिहा किए जा रहे होते हैं और उन्हें माला पहनाई जा रही होती महज 2.5 घंटे के बाद 15 अगस्त के दिन। यह है दूसरे नारे की सच्चाई। अब तीसरा नारा है सबका साथ सबका विकास। मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, एमजे अकबर, तीनों लोग कहां हैं आपको पता है? आजकल राज्यसभा में हुआ करते थे। बिल्कुल हुआ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती। ठीक है, वो उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन फिर अगर राजनीति है तो फिर ये नारा झूठा है। दो में से एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी। किसी भी प्रदेश के विधानसभा, राजस्थान का चुनाव गुजरा, यूनुस खान निर्दलीय चुनाव जीत करके आया, वसुंधरा राजे का वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हुआ करता था, उसको टिकट नहीं दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तो फिर ये जो आपके तीनों नारे थे, ये तीनों नारे दरअसल झूठे हैं। ठीक है इमरान भाई, क्योंकि आपने महिलाओं की और लड़कियों की बात करी, बिहार इलेक्शन से, स्टेट इलेक्शन से अब तक हमने देखा कि एक ट्रेंड है, जो महिलाओं का वोट है उसकी जो तादाद है, पहली बात तो बड़ी है, ये अच्छी बात है, और वो देखा गया है, एक सर्वे भी है, रिपोर्ट भी है कि वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रहा है और वो ही विनेबिलिटी का कारण हो रहा है। आप राज्यों में भी देखिए, अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो महिला वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ है। नहीं, अल्टीमेट उन्हें मिल क्या रहा है? चलिए, वोट उन्होंने किसी झांसे में आके वोट दे दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने किस नाम पे वोट दिया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके खाते में पैसे आएंगे? मिला क्या? शिवराज सिंह चौहान बेचारे आज कह रहे हैं कि जस की तस रख दीनी चदरिया। वो आज किसी ने बहुत अच्छा शेर पोस्ट किया है, मैं तो शायर हूं, कि 18 साल तो कुछ कम नहीं होते मामा, सबके दामन में तो व्यापम नहीं होते मामा। 18 साल तो कुछ कम नहीं होते मामा, सबके दामन में तो व्यापम नहीं होते मामा। या तो दिल्ली में कोई होता आपका दिलदार सनम, या तो फिर साहिबे आलम नहीं होते मामा। तो साहिबे आलम ने क्या किया? मामा को निपटा दिया। उधर महिलाओं ने इस नाम पे वोट दिया कि महंगाई कम होगी, लेकिन किचन में सबसे ज्यादा महंगाई को झेलता कौन है? महिलाएं झेलती हैं, बहनें झेलती हैं। जब वो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं तो उसके साथ उनके आंसू गिरते हैं, क्योंकि जो 70 रुपए था वो 200 रुपए किलो हो गया। महिलाओं को मिला क्या? महिलाओं को मिला ये कि जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था वो 1000 रुपए के पार हो गया। बर्नर ऑन कर रही हैं तो भावनाएं भी उसके साथ जल रही हैं। तो अगर किसी झांसे में आके महिलाओं ने वोट किया भी तो अल्टीमेट उनको मिल क्या रहा है? महिला सुरक्षा की बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मतलब पूरे देश की बात अगर करूं तो कोई एक राज्य बता दीजिए जहां महिलाएं खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन वोट दे रही हैं। हाँ, वोट दे रही हैं। तुझको कितनों का लहू आ चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। मुझे भी हैरत है कि वोट क्यों दे रहे हैं। मैं मोरबी में था गुजरात चुनाव के दौरान प्रचार में। मोरबी में पुल टूटा, 100 से ज्यादा लोग मारे गए और वहां भाजपा बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीती। मैं एक चैनल पे इंटरव्यू में था, लोगों ने कहा कि भाई वहां भी जीते। तो मैंने कहा वाकई कैसे जीते? कौन सा मैकेनिज्म है? हमें यह समझने की जरूरत है कि एक तरफ लाशें बिछी हैं और महीने भर बाद चुनाव है और चुनाव जीत रहे हैं वो। तो इस मैकेनिज्म को तो देश को समझने की जरूरत है कि कौन से मुद्दे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, मुद्दे क्या चाहिए, जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए, यह जनता को भी थोड़ा तय करना है। महंगाई मुद्दा है तो महंगाई तो इस सरकार ने आसमान पर पहुंचा दी, सुरक्षा मुद्दा है तो आसमान पर पहुंचा दी। दुर्घटनाएं लगातार बढ़ गई, रेलवे की सुरक्षा भगवान भरोसे है। रेलवे का फेयर स्थिति यह है कि कहीं कहीं तो डायनेमिक फेयर के नाम पे फ्लाइट के टिकट से भी महंगा हो गया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुद्दे क्या हों, देश भी ये, मतलब मैं तो जनता से भी पूछना चाहता हूं कि मुद्दे क्या होने चाहिए। अगर ये मुद्दे नहीं है तो फिर राजनीति किन मुद्दों पे होनी चाहिए? ठीक है इमरान भाई, ये जो इलेक्शंस हमने देखा इसमें गारंटीज बहुत थी, 5-5, 6-6, 7-7
जो गारंटीज थी वो बीजेपी कांग्रेस दोनों ने दी। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए कि जो लाडली बहन योजना थी वो मध्य प्रदेश में काम कर रही है बीजेपी के लिए, एंटी इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जो योजनाएं आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चलाई वो आपके पक्ष में काम नहीं कर रही हैं। दोनों जगह गारंटीज का ही अगर आप बात कर लीजिए, नहीं, हमने एक शुरू जगह में ही है आपसे रजत जी दूसरी ये जगह कहा नहीं है कि कहीं ना कहीं हमसे रणनीतिक तौर पर चूक हुई, हम मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, राजस्थान सरकार ने बहुत शानदार काम किया, भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया। आपके ही सर्वे बता रहे थे कि सरकार बन रही, आप मतलब कई चैनलों के, प्रमुख चैनलों के सर्वे बता रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूक यह हुई कि शायद हम उन योजनाओं को जमीन तक पहुंचा नहीं सके। राहत कैंप लगा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 रुपए के गैस सिलेंडर जनता को तब दिए जब देश 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद रहा था। ठीक है, ये सब चीजें तो हमारी सरकारों ने की। आज के दौर में 25 लाख रुपए का फ्री इलाज आसान बात नहीं है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मैं हेल्थ कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं पार्लियामेंट का। मैं देख रहा हूं कि उसके इंप्लीमेंटेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक राज्य ने चिरंजीवी योजना को इतने शानदार तरीके से इंप्लीमेंट किया, उसके बाद भी अगर जनता तक हमारी बातें नहीं पहुंची तो हम मानते हैं कि हम में कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है। मोदी हम फैक्टर उसे सुधारेंगे। मोदी फैक्टर मानते हैं आप कि भाई मोदी प्रचार कर देते हैं, भाई मोदी तो वो फैक्टर- चुनाव चेंज हो जा रहा है। मोदी फैक्टर तेलंगाना में क्यों नहीं काम किया? मोदी फैक्टर जो है वो मिजोरम में क्यों नहीं काम करता? मोदी फैक्टर मणिपुर में क्यों नहीं काम करता? नहीं, जहां इकाई है तेलंगाना में भी आप देखिए वोट शेयर उनका बढ़ा है। नहीं, वोट शेयर बढ़ा है, वोट लेकिन शेयर बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कितने रोड शो किए, वो फैक्टर वहां नहीं काम किया ना। तो दरअसल बात यह होती है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, मीडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर जीते तो प्रधानमंत्री जी की फोटो, हारे तो नड्डा जी की फोटो। नहीं, हमने जीत हमेशा के- से नड्डा जी की और खड़गे जी की 2 फोटो प्रॉब्लम लगाई ये है थी, हमने कि नहीं लगाई थी। इस देश का मीडिया ये चाहता है कि सब कुछ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के यहां, वहां और भी नेता हैं, थोड़ी राजनाथ सिंह जी को भी क्रेडिट दीजिए, थोड़ी वसुंधरा राजे को भी दीजिए, थोड़ा उनके स्टेट नेतृत्व को भी क्रेडिट दीजिए। आपने एक भी क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिया। वहां बिल्कुल दिया। मोदी जी का फैक्टर नहीं, बिल्कुल मैं दिया। ये मानता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने बढ़िया चुनाव लड़ा। विपक्ष में होने के बावजूद, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर आप पार्लियामेंट होने के बावजूद कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने बहुत मेहनत की थी। उस मेहनत की वजह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त पे आई, इसमें कोई दो राय नहीं। कमलनाथ जी ने कम मेहनत करी, आप मानते नहीं, हैं? कमलनाथ जी ने भी मेहनत की, कमलनाथ जी ने भी मेहनत की, लेकिन अब जो जीता उसकी तारीफ आप थोड़ी सी ज्यादा करते हैं, तो मैं मानता हूं कि शिवराज ने बहुत मेहनत की, लेकिन वहां भी आप क्रेडिट मोदी जी को ही देंगे। राजस्थान में वसुंधरा जी ने सबसे ज्यादा मेहनत की, लेकिन वहां भी क्रेडिट आप मोदी जी को देंगे, नड्डा जी को भी नहीं देंगे। मसला यही है मीडिया मैंने के साथ। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को सुनते हुए और सुना मैंने और पढ़ा भी, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप लाडली बहन योजना को क्रेडिट दे रहे हैं शिवराज जी को, तो साहब उन्होंने कहा लाडली बहन ना राजस्थान में योजना थी, ना लाडली बहन छत्तीसगढ़ में थी, मतलब कहा मोदी जी थे वही तीनों जगह थे। आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं? मैंने कोट नहीं किया, मैंने कहा मैंने सुना सीधे आप बताइए कि कैलाश हाँ, विजयवर्गीय जी उनका ये बयान था, उन्होंने कहा कि साहब ये योजना कहाँ कैलाश थी? विजयवर्गीय जी नहीं चाहते थे कि शिवराज जी सीएम बने, फिर से निपटा दिया गया उनको। ठीक तो वो है। तो अपने मकसद में सफल हुए। ये जो हिंदी हार्टलैंड का जो, ठीक है, डीकपलिंग ऑफ पॉलिटिक्स आपने समझाया, मैं मान गया, 20 साल पहले आप भी राज्यों से बाहर हुए थे, आ गए थे, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में इस वक्त ये जो चुनाव था, इसमें से अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में से आपको एक राज्य मिलता, तो ये यहां से 24 का माहौल बैलेंस में क्रिएट होता कि साहब 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है। हिंदी हार्टलैंड में बिल्कुल आउटराइट रजत जी, बाहर हो जाते हैं। यही 3 राज्य के नतीजे थे 2019 में। हाँ। आपने कभी मोदी जी से कहा कि 3 राज्य आप हार गए हैं? छत्तीसगढ़ हार गए थे, मध्य प्रदेश हार गए थे, राजस्थान हार गए थे। तब आपने भारतीय जनता पार्टी से यह नहीं कहा था ना कि ये 3 राज्यों के चुनाव हारे हैं तो 2024 में आपकी संभावनाएं बिल्कुल धूलधूरसित हो गई, नहीं कहा था ना आपने। दरअसल हिंदी हार्टलैंड का जो रिजल्ट आया है हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस जिस तरह से फॉर्म हुआ है वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है, हो जाएगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सदन में भी जब गृह मंत्री जी खड़े होते हैं तो इंडिया नहीं बोलते, घमंडिया अलायंस। अभी कल उन्होंने बोला, हाँ बोला, कल उन्होंने बोला, जिसके बाद हम लोगों ने वॉकआउट किया। इंडिया, जिस दिन से इंडिया अलायंस बना वो इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं, इंडी अलायंस। ये घबराहट है। प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया अलायंस को कहता है कि नहीं नहीं, ये तो अर्बन नक्सल है, ये तो जंग लगा लोहा है भोपाल में, वो बोलते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से जो घबराहट है
वो ये दर्शाती है कि 2024 के समीकरण में इंडिया अलायंस बहुत भारी पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है। और हिंदी हार्टलैंड, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में देश को बांटने की जो कोशिश है, मैं उस कोशिश से इनकार करता हूं। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, भारत एक है। ये भारतीय जनता पार्टी करती है कि मणिपुर में कुछ होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कुछ होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, कश्मीर पे बोलेंगे, जहां सूट करता है वहां बोलेंगे। हमारे लिए पूरा भारत एक है, हमारे लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। यही वजह है कि राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं देश को जोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने बात अलायंस की करी, आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अलायंस पार्टनर्स को लेकर बहुत सारे विवाद थे इन राज्यों के चुनाव में, खासतौर से अखिलेश यादव, वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते थे, कहा साहब बातचीत हुई, उसके बाद हटा दिया गया। और अलायंस पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा आप देखिए सिमिट्री नहीं है, क्योंकि हर आदमी, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग है, यूपी की पॉलिटिक्स अलग है, बिहार की पॉलिटिक्स अलग है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन ये जो स्टेट इलेक्शंस थे इसमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। देखिए रजत जी, ये बात सिर्फ इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस में कितनी असमानता है कभी देखा है आपने? इंडिया अलायंस को छोड़िए, एनडीए अलायंस के घटक दल हैं जीतन राम मांझी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर उनका दिया गया स्टेटमेंट आपको याद है? बिल्कुल याद, याद है ना? कभी हालांकि आप उसको उद्धृत नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर उन्होंने लगभग विवादास्पद बात कही, लेकिन जेपी नड्डा जी उनको चिट्ठी बुला करके, चिट्ठी भेज करके इंडिया एनडीए अलायंस का हिस्सा बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे और कांग्रेस भी लड़ रही थी। एकनाथ शिंदे जी भाजपा के साथ सरकार में है या नहीं है? बिल्कुल है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में लाल डायरी वाले जो विधायक थे वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे आपको पता है? एकनाथ शिंदे की पार्टी से। वहां भाजपा भी चुनाव लड़ रही थी। तो आपने कभी इस पे सवाल खड़ा किया कि दो सहयोगी दल जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हैं महाराष्ट्र में, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? दरअसल जिस दिन से इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है, भाजपा का और मीडिया का एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस अलायंस में कैसे दरार दिखे। वो दरार दिखाने के लिए कभी आप टीएस देव का एक बयान उठाएंगे, कभी कमलनाथ जी का एक बयान उठाएंगे। नहीं, इंडिया अलायंस में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। अभी 6 तारीख को भी सबने साथ में बैठ के खाना खाया है, 19 को फिर खाना खाने जा रहे हैं। 2024 में ये अलायंस पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के लड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की लड़ाई, महत्वपूर्ण है संविधान बचाने की लड़ाई। और इस एक सूत्र में पूरा देश और पूरे राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं वो आपको साथ दिखेंगे। इसलिए दरार दिखाने की कोई कोशिश ना करिए, दरार बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, मत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन हम एकजुट हैं क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मसला संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है, हम उस लड़ाई में साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया इमरान प्रतिपगढ़ी साहब, आप आए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.